नमस्कार, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, पर्यावरण विशेषज्ञ, अपर यमुना रिवर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सभी पार्टिसिपेंट्स का भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर 3 डेज डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मैं लेक्चर के शुरुआत में सबसे पहले मुख्य अभियंता नेशनल वाटर एकेडमी और डायरेक्टर नेशनल वाटर एकेडमी व कोर्स कोऑर्डिनेटर का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे वाटर क्वालिटी पर व्याख्यान देने के लिए अवसर प्रदान किया। वाटर क्वालिटी से तात्पर्य है कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो कि डिफरेंट एजेंसी द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके आधार पर वाटर फिजिकली, केमिकली व बायोलॉजिकली उपयोग योग्य है या नहीं है, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए फिट है या नहीं है, उस आधार पर हम वाटर क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। दिस वाटर क्वालिटी इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, फिट फॉर द ड्रिंकिंग और नॉट। तथा हम वाटर की इंपोर्टेंस इस आधार पर भी देख सकते हैं कि यदि हम देखें एडल्ट ह्यूमन बॉडी में लगभग 60% तक वाटर होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ह्यूमन बॉडी आल्सो। इस लेक्चर के दौरान हम वाटर क्वालिटी इश्यूज इन इंडिया, भारत के अंदर वाटर क्वालिटी के क्या क्या इश्यूज हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वाटर क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं या उनको वाटर क्वालिटी को डिटोरेट कर रहे हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए क्या स्टैंडर्ड दिया गया है, तथा इसमें कुछ इंपोर्टेंट पैरामीटर है, वाटर क्वालिटी के कुछ इंपोर्टेंट पैरामीटर जैसे कि फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, मर्करी और नाइट्रेट, इन पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके हेल्थ इफेक्ट क्या होता है, यदि किसी पैरामीटर की एक्सिस कंसंट्रेशन यदि मानव शरीर के अंदर जाती है तो वो हमारे मानव शरीर पे क्या प्रभाव डालती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इसके अलावा वाटर एनालिसिस की कौन सी ब्रॉड टेक्निक है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के इंपोर्टेंस और उनके एनालिसिस मेथड्स कौन से हैं। इसके अलावा हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मेंटेनिंग द वाटर क्वालिटी, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। रामचरितमानस में एक श्लोक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अधम शरीरा रचा गया है, जिसमें जल एक महत्वपूर्ण तत्व है। और जल आज की तारीख में एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर भी है। यदि हम गुड क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर किसी जगह पर अवेलेबल है तो वहां पर मोर डेवलपमेंट होगा, ज्यादा विकास होगा। लेकिन इसी क्रम में हम लोग एक समस्या से भी जूझ रहे हैं। वह समस्या है द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के कारण जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, पोल्यूटेड हो रहे हैं। अब यदि हम इस स्लाइड में यदि बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, मतलब कि हम पृथ्वी पर यदि जल वितरण का देखते हैं तो 97.4% सॉल्ट वाटर अवेलेबल है। वो कहां पर अवेलेबल, दैट इज डिपोजिटेड इन और ओशियंस एंड द सी। ओके, तो फ्रेश वाटर की मात्रा कितनी बची है हमारे पास, केवल 2.6% इज द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन अवर अर्थ। अब यदि फ्रेश वाटर में भी यदि हम बात करें कि मेजर पार्ट कहां पर डिपोजिटेड है, तो 1.98% of the fresh water is deposited in our ice cap and the glacier। और यदि दूसरी तरफ दूसरा मेजर पार्ट देखें तो वो है 0.59%, वो है ग्राउंड वाटर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेश सरफेस वाटर है जो कि हमारे लेक्स में है या हमारे वाटर बॉडीज में है, पोंड में है, रिवर्स में है,
वो बहुत कम प्रतिशत में हमारे अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को बचाना है, सरफेस वाटर रिसोर्सेज को बचाना है, क्योंकि यदि हम इस तरह से बात करें कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का कंपैरिजन हम यदि करते हैं, तो ग्राउंड वाटर हमारी एक तरह से डिपॉजिट मनी है, जो कि बैंक में हमारा पैसा जमा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डिपॉजिट मनी है, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, वो हम यूज कर रहे हैं। तो डे बाय डे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल हमारा गिरता जा रहा है। सरफेस वाटर रिसोर्सेज जो कि हमारे रेनी सीजन में जो पानी आता है, हमारे को उस पानी को सेव करना है, ताकि हम साल भर में जो कि डैम के अंदर रहता है, तो हम उस वाटर रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो डेंजर जोन में नहीं जाएंगे, ब्लैक जोन में नहीं जाएंगे। तो इसमें इस स्लाइड में यही है कि हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है, हमें हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को सेव करना है। आमतौर पर लोग पानी को H2O के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जानते ही इस तरह से कि वाटर दैट इज द H2O। लेकिन हम पानी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि water is not H2O, but it's contain the variety of the cations and the anions in a various concentration। इसका मतलब ये हुआ कि जल में विभिन्न प्रकार के आयंस, जो केटाइन होते हैं व एनाइंस होते हैं, वो डिफरेंट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। यदि इन आयन की कंसंट्रेशन विद इन द लिमिट है, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या हुआ, ये पानी वाटर इज फिट फॉर द ड्रिंकिंग। यदि इन आयन की कंसंट्रेशन प्रिस्क्राइब्ड जो लिमिट है WHO की, BIS की, उससे यदि ज्यादा कंसंट्रेशन में है, तो वो क्या करेगा पानी, ये हमारे शरीर पर हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। करेक्ट। तो मतलब कि वाटर क्वालिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वाटर is defined as those physical, chemical and biological characteristics of water by which the user evaluates the acceptability of water। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर क्वालिटी मतलब जो वाटर है, जो हम पानी पीने के लिए यूज में ले रहे हैं, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज में ले रहे हैं, वह पानी फिजिकली फिट होना चाहिए, केमिकली फिट होना चाहिए एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो फिट होना चाहिए। अब यदि हम बात करें फिजिकल पैरामीटर की, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो क्या होता है, पानी के अंदर टर्बिडिटी होती है, धुंधलापन, पानी के अंदर ओड्योर होता है, पानी का टेस्ट होता है। यदि ये पैरामीटर सही नहीं है, फॉर एग्जांपल है क्या, टर्बिड वाटर है, उसमें सिल्ट है, मिट्टी घुली हुई है, क्या आप उसको पीने में यूज में लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि वो फिजिकली अनफिट है। यदि किसी प्रकार की उसमें ओड्योर है, बदबू है, तो हम उसको पीने में यूज में नहीं लेंगे। तो पानी का क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी फिट होने चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट टाइप के केटाइन, एनाइन, मेटल, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं। यदि कोई पानी की रिपोर्ट में इस तरह का हो कि सभी पैरामीटर, वो फिजिकली भी फिट हो, बायोलॉजिकली भी फिट हो, लेकिन उसमें आर्सेनिक कंटेंट की कंसंट्रेशन जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे बहुत ज्यादा हो, तो क्या आप उसको पानी पीने में यूज में लेंगे? नहीं लेंगे। मीन्स इसका मतलब ये हुआ उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट फिट फॉर द ड्रिंकिंग। तीसरा पैरामीटर आता है बायोलॉजिकल पैरामीटर। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो कि हमें विजिबल नहीं हो रही है। करेक्ट। वो विजिबल किस तरह से नहीं हो, यदि पानी के अंदर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में टोटल कॉलीफॉर्म हो, फीकल कॉलीफॉर्म हो, इकोलाई हो, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज वगैरह हो, तो क्या पानी को आप ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज में लेंगे? नहीं लेंगे। वी नॉट एक्सेप्ट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। मीन्स के वाटर क्वालिटी, फिट वाटर क्वालिटी ड्रिंकिंग पर्पज के लिए क्या हुआ कि जिसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, which is acceptable for the proper purposes।
चाहे वो ड्रिंकिंग पर्पज के हिसाब से हो, चाहे वो पानी इरिगेशन सुटेबिलिटी के हो, चाहे वो पानी फिशिकल्चर के लिए हो, किसी भी पर्पज के लिए हो, लेकिन उसके पैरामीटर्स जो भी इवोलेट करते हैं जिससे कि उसकी फिटनेस पता चलती है, वो सभी कंसंट्रेशन में एक लिमिट के अंदर होने चाहिए। This slide is showing the organization involved in water quality monitoring in India. भारतवर्ष में बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सभी एजेंसीज का, डिपार्टमेंट्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का फंक्शन या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट। यदि हम बात करें सबसे पहले सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, तो सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड they are monitoring the water quality, surface water quality as well as the groundwater quality monitoring for the pollution point of view से। कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण कितना पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है सरफेस वाटर में, ग्राउंड वाटर में, उसी के हिसाब से पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, बट दे ऑब्जर्व कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण ग्राउंड वाटर क्वालिटी पे, सरफेस वाटर क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उनकी क्वालिटी कितना डिटोरेट हो रही है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल। इसके अलावा वो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स को भी एनालाइज करते हैं, उसमें देखते हैं कि टॉक्सिक एलिमेंट्स किस कंसंट्रेशन में है, क्या ये अबव द परमिसिबल लिमिट है या बिलो द परमिसिबल लिमिट है। इस प्रकार से वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का भी एनालिसिस करते हैं। अब दूसरी एजेंसी आती है सेंट्रल वाटर कमीशन। अब द सेंट्रल वाटर कमीशन इज द अपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, and Central Water Commission is a premier technical organization in the country in the field of water resources. Central Water Commission is also doing the flood forecasting, hydrological observation, and also they are monitoring the river water quality. Central Water Commission flood forecasting के अलावा they have a very strong network for the hydrological observation as well as the water quality monitoring. पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी रिवर्स है, दे कलेक्ट द रिवर वाटर क्वालिटी सैंपल्स। यदि हम वाटर क्वालिटी सैंपल्स की बात करें तो दे इन ए सेंट्रल वाटर कमीशन दे हैव 764 वाटर क्वालिटी स्टेशंस इन ऑल ओवर इंडिया, एंड वहां पर मंथ में 2 बार या 3 बार दे कलेक्ट द सैंपल एंड दे एनालाइज अराउंड 41 वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कवरिंग द टॉक्सिक मेटल, पेस्टिसाइड, physicochemical parameters, cations, anions, also they are also doing the biological parameters like a total coliform, fecal coliform, they are analyzing. They have a very strong network in all over India. अब हम बात करें तीसरा सेंट्रल एंड स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड का। सेंट्रल एंड स्टेट वाटर क्वालिटी बोर्ड का इनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है। यदि हम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का बात करें तो उनके जो रेगुलर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अराउंड 15,000 वेल्स का वर्ष में साल में एक बार they collect the sample and they analyze the all the major cation, anions and the metals for the characterization of the well water. इसके अलावा ग्राउंड वाटर बोर्ड के जो साइंटिस्ट हैं they also do the groundwater quality monitoring for the groundwater management studies, groundwater exploration studies के तहत they also collect the sample and they analyze their water quality samples. And fourth number is the public health engineering department. पूरे इंडिया में पीएचडी डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं। दिस इज द स्टेट डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बट उसमें एक वाटर क्वालिटी विंग भी होता है। दे एनालाइज द ग्राउंड वाटर सैंपल्स जो कि पब्लिक में सप्लाई वाटर जो होता है, चाहे वो ग्राउंड वाटर रिसोर्स के द्वारा सप्लाई हो रहा हो या सरफेस वाटर रिसोर्स के द्वारा सप्लाई हो रहा, दे मेजर द वाटर क्वालिटी ऑफ दीज सैंपल्स। ये पूरे इंडिया में दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इनका। एक छोटा सा मैं बात करूं, आप छोटी से छोटी ढाणी, ये छोटे से छोटा जो गांव है जिसमें केवल 5 या 10 विलेजेस 10 घर हैं, वहां पर भी दे आर डूइंग द वाटर क्वालिटी। तो दे
उनका पर्पज अलग है। दे आर एनालाइजिंग द मेजर केटाइन एनाइंस लाइक फ्लोराइड, नाइट्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ये इस तरह से इन पैरामीटर्स का वो एनालिसिस कर रहे हैं। तो दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, बट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर दी different. Next is the university, colleges, and the academic institutes. Water Quality Assessment Authority constituted water quality issues in India. वाटर क्वालिटी के इश्यू भारत में क्या क्या हैं? रैपिड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटी या एग्रीकल्चर ग्रोथ के कारण वाटर क्वालिटी दिन प्रतिदिन डिटोरेट हो रही है। इंडिया में मेजर सोर्स ऑफ डिटोरेटिंग द क्वालिटी इज अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अनट्रीटेड सीवेज का मतलब होता है जो डोमेस्टिक वेस्ट है, जो डोमेस्टिक सीवेज निकल रहा है, वो हम प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करके हम वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूटेट कर रहे हैं, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के कारण। इन एक्टिविटीज के कारण वाटर की केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटोरेट हो जाती है। इस प्रकार का पानी, इस प्रकार के वाटर को हम पोल्यूटेड वाटर कहते हैं, जिसकी की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है, अनफिट हो जाती है, उस दैट इज द कॉल्ड एज ए पोल्यूटेड वाटर। जो बड़े बड़े सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज एंड अदर सिटीज हैं, जो कि अपना की डोमेस्टिक वेस्ट, जो कि वेस्ट जनरेट करते हैं, वह बिना ट्रीटेड किए अपने किसी भी वाटर बॉडीज में, जैसे कि पॉन्ड में, लेक में या ड्रेन में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस डिस्चार्ज के फलस्वरूप क्या होता है कि जो भी सरफेस वाटर रिसोर्स है या ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, उसकी वाटर क्वालिटी डिटोरेट होती है। क्योंकि यदि ड्रेन में या इस तरह से कर दिया तो होता क्या है कि टॉक्सिक एलिमेंट ग्राउंड में परकोलेट होके दैट इज द डिटोरिंग द वाटर क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में यदि ये जाके मिलते हैं लेक वगैरह में, तो these are the some resources। अब हम इन वाटर क्वालिटी इश्यूज हैं, एक एक वाटर क्वालिटी इश्यूज को हम थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज दी वाटर क्वालिटी इश्यूज इन इंडिया। ओके, फर्स्ट इश्यू इज द केमिकल कंटामिनेशन। And then the chemical contamination, first is the natural occurring chemicals. ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज या हम कहें एक्यूफर का अत्यधिक दोहन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस कारण से भी वाटर क्वालिटी डिटोरेट हो रही है। नेचुरल मिनरल्स जो कि जमीन के अंदर रॉक्स फॉर्म में या ओर्स फॉर्म में पाए जाते हैं, इनकी विदिंग रिएक्शन के फलस्वरूप ये ग्राउंड वाटर को वहां पर कंटामिनेशन कर रहे हैं। तो दो केमिकल हैं जैसे कि आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। इन आर्सेनिक व फ्लोराइड के कारण विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा फ्लोरोसिस व आर्सिनोसिस की समस्या से जूझ रहा है। यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट की बात करें, उनके अनुसार दुनिया के 400 मिलियन से अधिक लोग फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित है, तथा 140 मिलियन से अधिक लोग लगभग 70 देशों में आर्सेनिक की समस्या का सामना कर रहे हैं। दूसरी आता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, नाइट्रेट कंसंट्रेशन एंड पेस्टिसाइड्स लेवल इज इंक्रीजिंग ऑन ओवर वाटर रिसोर्सेज। वर्तमान समय में फसलों के अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की टेक्निक्स वी आर यूजिंग। इन टेक्निक्स के चलते जहां इरिगेशन में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयों के यूजेज में भी बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। तो जो एक्सिस यूजेज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है और कीटनाशक दवाइयों के कारण जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो पोल्यूटेड हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, उनकी वाटर क्वालिटी डिटोरेट हो रही है। तो एक्सिस फर्टिलाइजर्स जो हम यूज में ले रहे हैं, उसमें क्या होता है कि एनपीके बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है।
एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जब खेतों में एक्सेस फर्टिलाइजर डाला जाता है तो वो उनकी सॉइल में डिपॉजिट हो जाता है, और जब रेनी सीजन के दौरान जब बारिश होती है तो वो धीरे धीरे जल के साथ बहकर क्या होगा, रिवर्स में, पौंड में, लेक्स में पहुंच जाता है। जब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके की अधिक कंसंट्रेशन होती है वाटर के अंदर होगी, तो जब वो जाके पौंड में, लेक में जाके मिलेगा तो वो वहां यूट्रोफिकेशन की समस्या को पैदा कर देगा। इसके फलस्वरूप क्या होता है, वाटर में एल्गल ग्रोथ होगी, एल्गी की तेजी से ग्रो करने लगेगा पौंड में, लेक में। एल्गी के जब एल्गी के डेड होने के फलस्वरूप क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज होगी। तो फलस्वरूप जितना भी ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। इस डिकम्पोजिशन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो लेक या पॉन्ड का वाटर होता है, उसका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल जितने भी हैं, उसमें फिशेज हुआ या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो क्या है, डेड होने लग जाएंगे। ठीक है, उनकी डेथ होने लग जाएगी। तो इस तरह से ये सारा जो वाटर क्वालिटी डिटोरेशन के कारण ही, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के कारण ही, ये पूरा वाटर सिस्टम, एक्वेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। तीसरा है ह्यूमन सेटलमेंट। डे बाय डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने के क्या कारण क्या हो रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट इंक्रीज हो रहा है। और हम क्या है, डेली डोमेस्टिक वर्क्स के दौरान खाना बनाने में, बाथिंग में, वॉशिंग ऑफ द क्लॉथ, क्लीनिंग के दौरान क्या है, कई प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स यूज में लेते हैं, कई एलिमेंट्स पदार्थ यूज में लेते हैं। तो इन ये जब डोमेस्टिक वेस्ट को क्या करते हैं, हम जनरली नालियों में बहा देते हैं बिना ट्रीटमेंट के। तो ये डोमेस्टिक वेस्ट जाके किसी पॉन्ड में या किसी वाटर बॉडीज में, लेक में जाकर मिलता है, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स जो थे या किसी एनाइंस, केटाइंस की कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन में थे, वो वहां पर जाके पॉन्ड या लेक की वाटर क्वालिटी को डिटोरेट करेगा। तो दीज आर दी ड्यू टू दी ह्यूमन सेटलमेंट। इसके बाद चौथा आता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में क्या होगा, डे बाय डे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो कई प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं जिन जो कि अपना अनट्रीटेड इफ्लुएंट या वेस्ट वाटर या सॉलिड वेस्ट वो डायरेक्ट क्या हो कर रहे हैं, बिना उसको ट्रीट किए हुए रिवर में, लेक में या अदर वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जितना भी इफ्लुएंट में, वेस्ट वाटर में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स थे, वो क्या करते हैं, उस वाटर रिसोर्सेज की क्या करते हैं, वाटर क्वालिटी को डिटोरेट करते हैं। सो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण इंडिया में बहुत सारी नदियां पोल्यूटेड हो गई हैं। ठीक है, नदियां पोल्यूटेड हुई हैं। हम इसको पूरा अभी हमें रिवर पोल्यूशन में डिस्कशन करूंगा। कंप्लीट रिवर्स आर नॉट पोल्यूटेड, सम रिवर स्ट्रेचेस आर पोल्यूटेड। इसके अलावा जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिसके पास की प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, वो क्या करते हैं, दे आर डिस्चार्जिंग देयर वेस्ट इन द एनवायरमेंट। सो ड्यू टू दी दिस टाइप ऑफ द वेस्ट वाटर क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी डिटोरेट हो रही है और सरफेस वाटर क्वालिटी डिटोरेट होती है। इसके अलावा कई माइनिंग एक्टिविटीज होती है जिसमें कि कई प्रकार के और मिनरल्स वगैरह में कई टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि नियर बाय वाटर बॉडीज को जाके पोल्यूटेट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, लेदर इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज है। ये सारी इंडस्ट्रीज में जितना भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट यूज में लिया जाते हैं, दे कन्फ्लुएंस इन द वाटर बॉडीज एंड दे पोल्यूटेट द वाटर बॉडीज। These are the some chemical contamination. Second is the biological contamination. Untreated domestic wastewater हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को, सरफेस वाटर रिसोर्सेज को कंटामिनेटेड कर रहा है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि वाटर बोरोन डिजीज स्प्रेड हो रही है। वाटर बोरोन डिजीज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वाटर क्वालिटी इशू इन इंडिया। जो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन का मुख्य कारण है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का inadequate arrangement for the transportation.
एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवरेज इन दी ओवर वाटर बॉडीज। इसके कारण क्या होता है, जो भी अनट्रीटेड व पार्शली ट्रीटेड जो हम वेस्ट होता है उसको हम वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर रहे हैं या किसी ड्रेन के थ्रू डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है कि लीचिंग के थ्रू या परकोलेशन के थ्रू ये जो अनट्रीटेड वेस्ट होता है ये हमारे ग्राउंड वाटर क्वालिटी को डिटोरेट करता है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूटेट कर रहा है। और यदि यही डोमेस्टिक वेस्ट वाटर यदि किसी वाटर बॉडीज में जाके मिक्स होता है तो वहां की वाटर क्वालिटी को भी डिटोरेट करता है। तो दीज आर दी सम बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के जो ये मुख्य कारण हैं, और इंडिया इज फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू रीजन ऑफ द बायोलॉजिकल कंटामिनेशन इन इंडिया। lot of the agencies are involved in the water quality field। जैसे कि मैं हम पहले की स्लाइडों में डिस्कशन किया है कि लाइक ए पीएचईडी डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड, कई भारत में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि वाटर क्वालिटी फील्ड में एंगेज है। they are doing they are analyzing the 41 water quality parameter, 50 water quality parameter covering the major cations, anions, metals, and pesticide and other parameters. They are also analyzing the pollution indicator parameters जैसे कि biochemical oxygen demand, that is called as a BOD, chemical oxygen demand COD, dissolved oxygen DO, ठीक है। they are analyzing the also the pollution indicator parameter, but कहीं emerging pollutants ऐसे हैं we not have any data regarding the level of the concentration in the rivers in our groundwater, we not have any data। so these some organic इमर्जिंग पोल्यूटेंट्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन ए ऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है, जो कि फार्मास्यूटिकल, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में, वुड प्रिजर्वेटिव्स में, डिटर्जेंट्स में, पीसीबीज में, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स में, कई प्रकार की जो कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज में जो काम आती हैं, इनसे ये इमर्जिंग पोल्यूटेंट जनरेट हो रहे हैं। लेकिन हम इनका एनालिसिस रिपोर्ट, इनका क्या लेवल है हमारे सरफेस वाटर बॉडीज में या ग्राउंड वाटर बॉडीज में, हमारे पास डाटा नहीं है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि वर्ष 2018 में कुछ साइंटिस्ट ने डेन्यूब रिवर, जो कि इंटरनेशनल इंडिया में नहीं है, ये बाहर है रिवर में, एक स्टडी किया इन रिगार्डिंग दी सम कंसंट्रेशन ऑफ द इमर्जिंग पोल्यूटेंट्स। तो उन्होंने क्या पाया इस स्टडी के दौरान, उन्होंने तकरीबन 22 पोल्यूटेंट ऐसे पाए गए। उन्होंने तकरीबन 55 वाटर क्वालिटी स्टेशन सेलेक्ट किए पूरे रिवर स्टेज में, उसमें से 22 इमर्जिंग पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि इमर्जिंग पोल्यूटेंट अराउंड 235 के लगभग हैं। उनमें से 22 पोल्यूटेंट सभी वाटर क्वालिटी स्टेशन पे प्रेजेंट थे, उनकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन वहां पर प्रेजेंट थी, जबकि 125 इमर्जिंग पोल्यूटेंट लगभग 50% सैंपल्स में पाए गए। डेट इज द डाटा फ्रॉम इंटरनेशनल डाटा, बट इंडिया में इस तरह का अभी डाटा प्रेजेंट नहीं है। व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक्स लेवल इन ओवर इंडियन रिवर या इन ओवर ग्राउंड वाटर, इस तरह का डाटा अभी इतना प्रेजेंट नहीं। बट दीज आर द इमर्जिंग पोल्यूटेंट, these are the emerging pollutant, they affect over aquatic environment। इसके अलावा यदि मानव जीवन पर एक्वाटिक सिस्टम के पर बहुत घातक प्रभाव ये डाल रहा है। अब हम बात करते हैं वाटर क्वालिटी इश्यूज इन इंडियन रिवर्स। रिवर्स को लाइफलाइन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि रिवर्स देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से रिवर की वाटर क्वालिटी काफी हद तक प्रभावित हुई है। जो भी ऑक्सीजन डिमांड सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, टॉक्सिक वेस्ट है, सस्पेंडेड सॉलिड है, कलर वेस्ट है, हॉट सब्सटेंस जो कि
थर्मल प्लांट की वजह से, ये सब जो फैक्टर्स हैं, जो इनके वेस्ट है जो कि रिवर के अंदर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, जिस कारण से रिवर की वाटर क्वालिटी डिटोरेट हो रही है। यदि हम रिवर वाटर क्वालिटी के मेन इश्यूज की बात करें तो वो हैं हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, हाई न्यूट्रिएंट्स, excess presence of the pathogens, and accumulation of pollutants in the catchment area. Aesthetic value. These are the main issues in Indian rivers. यदि हम फर्स्ट बात करेंगे हाई ऑर्गेनिक कंटेंट्स, डोमेस्टिक वेस्ट के कारण ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन रिवर्स में इंक्रीज हो रही है, जिसे कि हम साइंटिफिक भाषा में कह सकते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बढ़ रहा है। इनऑर्गेनिक वेस्ट के बायोडिग्रेडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इस कारण से अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर यदि आपके रिवर्स में है, रिवर वाटर के अंदर है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो रिवर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत कम हो जाएगी। इस कारण से क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ ऑफ द रिवर्स डिस्टर्ब होगा, एक फिश किलिंग होगा, मछलियां मर जाएंगी, कई एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। साथ ही रिवर की सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो कैपेसिटी होती है वो भी प्रभावित होगी, ये देखा गया है। इसके साथ सेकंड आता है कि हाई न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। हाई न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन में क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेशन के बाद ऑर्गेनिक मैटर वाटर में क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसमें की न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। एनपीके होता है जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, वाटर बॉडीज में बढ़ जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, यूट्रोपिकेशन स्टार्ट हो जाता है। यूट्रोपिकेशन स्टार्ट होने के फलस्वरूप क्या होगा कि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। दैट्स इफेक्ट ऑन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट ऑफ द रिवर्स। तीसरा आता है हमारे एक्सेस प्रेजेंस ऑफ द पैथोजेंस। Continuously flow of sewage waste in our water bodies, dumping of the animal dead bodies, bathing activities के कारण क्या हो रहा है कि रिवर के अंदर पैथोजन का लोड डे बाय डे बढ़ रहा है। ओके, इस डे बाय डे पैथोजन के लोड बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है, रिवर की वाटर क्वालिटी डिटोरेट हो रही है, और जो रिवर वाटर है that is not suitable for the drinking and the bathing purpose. अब चौथा है that is the accumulation of the pollutant in the catchment area. ड्यूरिंग क्या होता है कि ड्राई सीजन के अंदर, नॉन मानसून पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, रिवर के कैचमेंट में कई प्रकार की एक्टिविटीज चलती है, नए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी चल रही है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज भी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी है। इस कारण से क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस से जो है वो हमारे वाटर रिसोर्सेज में क्या है, बढ़ने लग जाते हैं। वो उसको जनरली नॉन मानसून सीजन में आसपास के एरिया में, कैचमेंट एरिया में डंप एक इकट्ठे होते जाते हैं। ड्यूरिंग द मानसून सीजन या रेनी सीजन के दौरान क्या होता है, वो वाटर के फ्लो, वाटर में घुल के वो अपने रिवर्स वगैरह में, पौंड में आ जाते हैं, या ये पोल्यूटेंट्स ग्राउंड वाटर के अंदर परकोलेट होके ग्राउंड वाटर क्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी क्वालिटी को डिटोरेट करते हैं, या अपने ये सरफेस वाटर क्वालिटी को डिटोरेट करेंगे। इससे क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ को के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब है कहीं रिवर के कुछ स्ट्रेचेज इस प्रकार के होते हैं जिसमें कि डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट आके मिल रहा है, तो वो क्या है, वाटर ब्लैकिश वाटर हो जाता है। या आप ये ऐसे कह सकते हैं फ्लोटिंग ऑफ द गार्बेजेस इन द रिवर्स वाटर बॉडीज, प्लास्टिक बैग्स, डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स रिवर्स के अंदर। इसके कारण से क्या है कि ऑडियोर पोल्यूशन हो, डोमेस्टिक वेस्ट हम रिवर्स में, वाटर बॉडीज में या लेक्स में यदि डंप कर रहे हैं तो ओडोर पोल्यूशन होता है। ओडोर पोल्यूशन के कारण से क्या हो रहा है, रिवर की एस्थेटिक वैल्यू खत्म हो रही है। दीज आर दी मेजर कॉज या मेजर कॉज ऑफ द या मेजर इश्यूज ऑफ द इंडियन रिवर्स।
प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज द कॉज। First element for the chemical contamination we will discuss, that is the fluoride. फ्लोराइड एक नेचुरल एलिमेंट है जो कि हमारे ग्राउंड वाटर क्वालिटी में, ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। एंड यदि हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो फ्लोरीन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तथा यह फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। अब हम यदि ग्राउंड वाटर क्वालिटी की बात करते हैं तो किसी भी क्षेत्र की जियोलॉजी या हम कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल कंडीशन पे वहां की ग्राउंड वाटर क्वालिटी जुड़ी हुई है या उस पर डिपेंड रहती है। यदि किसी क्षेत्र में या किसी एरिया में कुछ फ्लोराइड रिच एलिमेंट्स या रॉक्स हैं, जैसे कि एपेटाइट, फ्लोरोटाइट, बायोटाइट और हॉर्नब्लेड, यदि इस तरह की रॉक्स किसी भी क्षेत्र में पाई जाएगी तो नेचुरल है कि उस एरिया के अंदर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि होता क्या है कि ग्राउंड वाटर में जो रॉक्स होती है, क्योंकि जो जियोलॉजी वहां की होती है, जो वहां पे इस तरह की यदि रॉक्स पाई जाए, एपेटाइट, फ्लोराइट, बायोटाइट, इस तरह की रॉक्स पाई जाती है, तो क्या होता है, उनकी विदरिंग रिएक्शन के फलस्वरूप उसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और वो एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन ग्राउंड वाटर में बढ़ जाती है। अब यदि हम एस्टिमेट करें तो 62 million people of the 17 states are affecting with the dental and skeleton fluorosis in India. So this is the scenario of the fluoride. फ्लोराइड की एक्सेस कंसंट्रेशन के कारण फ्लोरोसिस डिजीज होती है और फ्लोरोसिस इज एंडेमिक इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन मिड लेटिट्यूड रीजन। यदि हम उसका इंटरनेशनल सिनेरियो देखते हैं एक्सिस फ्लोराइड कंसंट्रेशन और फ्लोरोसिस का, तो फ्लोरोसिस पाकिस्तान, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, यूएसए, मोरारका, मिड ईस्ट कंट्री, जापान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, ये कहीं कंट्रीज हैं जिनमें की फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अबव द परमिसिबल लिमिट पाई गई और वहां के लोग फ्लोरोसिस की बीमारी से ग्रसित है। यदि भारत सहित नॉट ओनली तकरीबन ये जो तकरीबन 20 से अधिक के जो ये देश हैं, विकसित और विकासशील देश हैं, वो इस बीमारी से ग्रसित है। पूरे विश्व में फ्लोरोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में तकरीबन 17 स्टेट है, 17 स्टेट्स आर सफरिंग ड्यू टू ऑफ द फ्लोरोसिस। और भारत में सर्वप्रथम 1937 में 1937 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में फ्लोराइड की हायर कंसंट्रेशन ऑब्जर्व करी गई एनालिसिस के दौरान और फ्लोरोसिस भी रिपोर्ट किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि WHO है, कि यदि ड्रिंकिंग वाटर गाइडलाइन की बात करते हैं तो इस गाइडलाइन के अनुसार WHO ने 1.5 मिलीग्राम पर लीटर इज द डिजायरेबल लिमिट घोषित करी है। मीन्स का 1.5 मिलीग्राम से अबव यदि फ्लोराइड यदि ड्रिंकिंग वाटर में होगा तो डेट इज द इफेक्ट ऑन आवर ह्यूमन बॉडी। और यदि हम इसी तरह से यदि इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 2012 के हैं, तो फ्लोराइड की वहां पर BIS स्टैंडर्ड में दो लिमिट दी गई है। फर्स्ट इज द डिजायरेबल लिमिट और दूसरा उन्होंने दिया है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट उन्होंने उस कंडीशन में दिया है इन द एब्सेंस ऑफ द अल्टरनेट सोर्स। यदि पीने के लिए आपके कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट इज अलाउड। ठीक है, तो यदि हम फ्लोराइड की बात करते हैं तो डिजायरेबल लिमिट इज दी 1 मिलीग्राम पर लीटर एंड द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ द अल्टरनेट सोर्स इज दी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने, जिसमें कि मार्क 1975 ने एक अपनी रिसर्च में कहा कि फ्लोराइड की जो हम स्टैंडर्ड जो फाइनल कर रहे हैं, जो डिसाइड कर रहे हैं, वो पानी के इनटेक
कितना लीटर हम इनटेक कर रहे हैं और उसकी कंसंट्रेशन क्या है और उसका लोकल टेम्परेचर क्या है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या है, उस बेस पे होनी चाहिए। वो कहीं पे कोई गलत नहीं थी, क्योंकि हम आप खुद देखिए, यदि कोई डेजर्ट एरिया है या जो घनम इलाका है, वहां पर क्या होगा, जनरली हम सामान्य रूप से जो पानी की क्वांटिटी है वो ज्यादा लेते हैं, डेली इनटेक हमारा पानी का ज्यादा होता है, वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, इवोपरेशन होता है, ठीक है। दूसरा है कि ज्यादा हम पानी इनटेक कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा इनटेक कर रहे हैं तो यदि हम 1.5 मिलीग्राम पर लीटर रखें तो हमारे शरीर में क्या हुआ, एक्सेस पानी गया, क्योंकि हमने डेली जो वाटर यदि हम 5 लीटर पी रहे थे उसकी जगह हम 7 लीटर पानी ड्रिंक कर रहे हैं। तो मार्क ने अपने 1975 में जो सजेस्ट किया था, अपनी टेम्परेचर के हिसाब से जो ये टेबल दे रखी है, टेम्परेचर रिकमेंडेड टेम्परेचर, उन्होंने उस हिसाब से अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड करी। यदि हम फ्लोराइड के स्टैंडर्ड्स की बात करें जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस ने दिए हैं, तो 1.1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर इज द फ्लोराइड लिमिट, 1 इज द डिजायरेबल लिमिट एंड 1.5 मिलीग्राम पर लीटर इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। यदि इससे ज्यादा एक्सिस कंसंट्रेशन होती है तो दैट्स इफेक्ट ऑन और बॉडी और हेल्थ इफेक्ट है। तो फ्लोराइड की एक्सिस कंसंट्रेशन की वजह से डेंटल व स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। इन फोटोग्राफ्स में आपको कुछ डेंटल फ्लोरोसिस केसेस और कुछ स्केलेटल फ्लोरोसिस के केसेस बताए गए हैं। इसके अलावा फ्लोर डेंटल व स्केलेटल फ्लोरोसिस के अलावा फ्लोराइड की अधिक कंसंट्रेशन से थायराइड, कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये हमारी इफेक्ट पड़ता है। और यदि डेंटल फ्लोरोसिस जो कि इन फोटोग्राफ्स में दे रखा है, यदि दांतों की चमक, लॉस ऑफ द शाइनिंग, what is the first indication of the dental fluorosis? That is the we lost the shining of the teeth, टीथ पर व्हाइट व येलो मार्क हो जाते हैं, ठीक है। एंड सेकंड इज द कलर चेंज। कलर चेंज किस तरह से होता है, व्हाइट कलर से क्या होगा, ये येलो होगा, येलो से ब्राउन लाइट होगा। ये टीथ एनिमल सरफेस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाती है। ब्राउन कलर स्पॉट ऑन द सेंट्रल मोस्ट पोजीशन ऑफ द टीथ। यदि टीथ की सेंट्रल मोस्ट पोजीशन पे यदि ब्राउन कलर की लेयर्स है या ब्राउन कलर के स्पॉट है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो भी बच्चा है, जो भी चिल्ड्रन है, जो भी बच्चा है, वो फ्लोराइड की हाई कंसंट्रेशन से एक्सपोज हुआ है ड्यूरिंग द एज ऑफ द 2 to 4 years। और यदि ब्राउन कलर का स्पॉट ऑन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ होता है, that is showing the kids children is the exposed the high fluoride concentration during the age of the 4 to 6 years। फ्लोराइड की अधिक कंसंट्रेशन 1.5 मिलीग्राम से ज्यादा होने पर या 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होने पर स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोराइड की हाई कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, बोन्स हार्ड हो जाती है, वह इनकी लेस इलास्टिक नेचर हो जाती है। इस कारण से क्या होगा कि इनकी फ्रैक्चर फ्रैक्चर होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो डेट इज दी स्केलेटल फ्लोरोसिस एंड डेंटल फ्लोरोसिस। ये डेंटल स्केलेटल फ्लोरोसिस नॉट ओनली द इफेक्ट ऑन आवर टीथ एंड द होल एंड ह्यूमन बॉडी, बट इट्स आल्सो इफेक्ट ऑन आवर सोशली भी ये हमारे को प्रभावित कर रहा है। सोशली किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ राजस्थान का। राजस्थान में एक एरिया है जिसको कि जनरली बांका पट्टी एरिया कहलाता है। बांकापट्टी आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये बांकापट्टी एरिया क्या हो गया सर। तो ये अजमेर, टोंक, अजमेर, नागौर, ये कुछ 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिस एरिया को बांकापट्टी एरिया कहा जाता है। वो इसलिए कहा गया कि फ्लोराइड की प्रॉब्लम के कारण इस एरिया में फ्लोराइड की ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एक्सिस कंसंट्रेशन में है। तो इस कारण से वहां के लोगों को क्या हुआ कि स्केलेटल फ्लोरोसिस हो गया। स्केलेटल फ्लोरोसिस होने से क्या हुआ, आपकी रीढ़ की हड्डी बेंड कर गई या बोन टांगे बेंड कर जाती है डेंटल स्केलेटल फ्लोरोसिस के कारण। तो इस तरह के लोग टेढ़े बांके हो गए, तो इस एरिया को गांव की भाषा में क्या कहने लगे, दैट इज दी बांका पट्टी एरिया।
तो स्केलेटल फ्लोरोसिस दिस इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ज्यादा एज तक यदि हम इस पानी को रेगुलर यूज में लेते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो स्केलेटल फ्लोरोसिस के सिम्टम्स हमारे से अकर्स हो जाते हैं। तो ये सोशली इस प्रकार से इम्पैक्ट इसलिए भी किया कि इस एरिया की पर्टिकुलर कहीं गांव ऐसे हैं जहां पर एक्सिस फ्लोराइड कंसंट्रेशन है, जहां पर लोगों के डेंटल स्केलेटल फ्लोरोसिस है, तो वहां के बच्चों की शादियां आसानी से नहीं होती है। लोगों की एक धारणा बन जाती है कि अरे नहीं यार, वहाँ के बच्चे तो टेढ़े बांके हैं, या उनको फ्लोरोसिस हो रखा है, या इस तरह के। ना ही को कई लोग उनके वहाँ पर एरिया में अपनी लड़कियों की शादी करते हैं। तो दिस इज दिस सोशली बाइकाट टाइप का भी एक तरह से हो गया। तो इट्स नॉट ओनली द इफेक्ट ऑन आवर डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस, बट इट आल्सो सोशली भी इफेक्ट कर रहा है। हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन का प्रभाव डेंटल व स्केलेटल फ्लोरोसिस ही नहीं है, जबकि ये हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन होने पर ये चिल्ड्रंस की, बच्चों की आईक्यू लेवल को भी प्रभावित करता है। चाइना के कई वैज्ञानिकों ने अपनी हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन और आईक्यू लेवल के मध्य कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन किया है, तथा उन्होंने कोरिलेशन बिठाया है कि हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन एंड द आईक्यू लेवल इज कोरिलेशन इज देयर। During my postdoctorate research on the fluoride, fluorosis and development of a new defluoridation technique, राजस्थान के कुछ विलेजेज जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट और भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ पर भी मैंने कुछ स्कूल्स वगैरह का सर्वे किया था, और वहाँ पर भी स्कूल वगैरह में जाके फ्लोराइड की कंसंट्रेशन के लिए सैंपल लिए। तो एक अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, वहां पर मैं गया, तो वहां के टीचर, जब मैंने सैंपल कलेक्ट किया, तो मैंने उनको मेरा पर्पस बताया कि भाई मैं फ्लोराइड पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो हम देखना चाह रहे हैं कि आपके जो कि स्कूल के अंदर जो वाटर सोर्स है, जो हैंडपंप है, उसमें फ्लोराइड की कितनी कंसंट्रेशन है। तो जब सैंपल कलेक्ट किया, उसके पश्चात एक टीचर ने आके मुझे कहा, सर हम बच्चों को यहाँ पर ट्यूशन की तरह पढ़ाते हैं, लेकिन ये बच्चे 10वीं में फेल हो जाते हैं, या इनके बहुत कम परसेंटेज आते हैं। पता नहीं क्या, कहीं पानी में तो कोई ऐसा चीज घुला हुआ नहीं है। तब मैंने इस चीज को थोड़ा सा मजाक में लिया था, लेकिन बाद में जब मैंने इस तरह की चाइनीज रिसर्च पेपर की स्टडी किया, तो मुझे खुद को आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो सैंपल कलेक्ट किया था मैंने उस स्कूल का, उसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 8.5 मिलीग्राम पर लीटर थी। तो डेट इज दी आल्सो ड्यूरिंग वो रिसर्च पेपर से वो कोरिलेशन भी हुआ कि आईक्यू लेवल and also the fluoride concentration, that correlation is there. Fluorosis mitigation methods कौन कौन से हैं? सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन, दो तरह के मेथड्स है। सबसे पहले हमारे को इस तरह के डाइटरी आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए जो कि फ्लोराइड रिच है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सेंधा नमक, काला नमक, जो कि हम कई प्रकार के जो फास्ट फूड्स होते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। उससे टेस्ट जरूर फूड आइटम्स का बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन उसमें फ्लोराइड की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। तो सबसे पहले हमारे को इसके अलावा कई चिकन मीट प्रोडक्ट्स आते हैं, जो केन के अंदर जो फ्रूट जूस होता है उसके अंदर होता है। इस प्रकार से कहीं डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जिसके अंदर की फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हमारे को उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जो कि फ्लोराइड रिच आइटम्स हो। दूसरा है कि हमारे को डेली लाइफ में जो रोजाना की दिनचर्या है उसके अंदर हमारे को इनटेक ऑफ कैल्शियम, विटामिन सी और ई और अदर एंटीऑक्सीडेंट को ज्यादा से ज्यादा यूज में लेना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकली डाटा इंडिकेट करते हैं कि कैल्शियम का ज्यादा इंटेक या कैल्शियम प्रोडक्ट्स का, जैसे दही हुआ, दूध हुआ, इन प्रोडक्ट्स को जितना ज्यादा यूज में लेंगे, ये फ्लोराइड के इफेक्ट को कम कर देंगे। इसके अलावा विटामिन सी को, विटामिन ई दैट इज आल्सो इफेक्टिव एंटी फॉर द फ्लोराइड इफेक्ट। ओके, तभी तो आंध्र प्रदेश में और कहीं पे दूसरे एरिया में, जो साउथ के एरिया है, वहां पर इमली का पानी पिया जाता है। और राजस्थान जैसे स्टेट में, गाँव में कहावत है,
जो फ्लोराइड रिच एरिया है, बागापट्टी एरिया या फ्लोराइड रिच एरिया, वहां पर लोगों की एक जनरल धारणा हो गई है। उनको पता है, लोगों को, उन्होंने एनालिसिस नहीं किया लेकिन उनको पता है कि यहाँ पर लोगों को फ्लोरोसिस होता है, तो वो ये कहते हैं अरे भाई दूध दही बहुत खाया करो आप लोग, ठीक है। तो दिस इज द intake of the increase the intake of the calcium, vitamin C and the E items. इसके अलावा दूसरा है टू सेलेक्ट ए सेफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स इन द विलेज। पीएचडी डिपार्टमेंट जो कि सभी स्टेट्स के अंदर है, यदि उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार यदि 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, अल्टरनेट सोर्स भी अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में इस तरह के जो सोर्सेज है जहाँ की फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उन तरह के रिसोर्सेज को, उन तरह के ग्राउंड वाटर सोर्सेज को अवॉइड करिए फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, काम में लेने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा गाँव में तो पहले के लोग तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हुआ करते थे। वो जितने भी कुएँ होते थे, वेल्स होते, जो नियर बाय वे पॉन्ड होते थे, उन्हीं से ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए पानी यूज़ में लिया जाता। क्योंकि वो रेन वाटर होता था, रेन वाटर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था। दैट इज़ द रीज़न वहाँ पर फ्लोराइड रिच आइटम नहीं होते थे, फ्लोराइड रिच कंसंट्रेशन नहीं होती थी। इसके अलावा डोमेस्टिक डिफ्लोरिडेशन टेक्निक्स यूज में ले लीजिए आप। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जितना कोशिश करिए कि रेन वाटर जो कि सरफेस वाटर वाटर यूटिलाइज करिए। तभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि वी नीड टू बी सेव ओवर सरफेस वाटर बॉडीज, जो कि हमारे पॉन्ड्स का पानी है, जो हमारे पॉन्ड का पानी है, हमारे डैम्स का पानी है, जो सरफेस वाटर है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग उसमें करना चाहिए। क्योंकि वो रेन वाटर है, उसमें की केमिकल कंपोजिशन बहुत कम होता है। That is the very useful for our health also. This, if we change over a dietary condition, नाइट्रोजन वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक व ऑर्गेनिक फॉर्म में पाई जाती है। यदि हम प्राइमरी इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें, नाइट्रोजन के प्राइमरी इनऑर्गेनिक फॉर्म की, तो डेट इज इन फाउंड इन ए वेरियस फॉर्म्स। दैट इज द फ्री नाइट्रोजन, अमोनियम, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। नाइट्रेट और नाइट्राइट वाटर के अंदर आयनिक फॉर्म में पाई जाती हैं, तथा ये एक नाइट्रोजन पूरा साइकिल जो होता है उसका एक पार्ट है। और यदि हम दोनों की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट इज ए स्टेबल फॉर्म, बट नाइट्राइट इज अनस्टेबल फॉर्म। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जितनी भी हो रही है जिसके के अंदर कि हम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज में लेते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो वेस्ट निकलता है, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो हमारे घरों के अंदर सेप्टिक टैंक्स का जो वेस्ट होता है, इज द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। एक जो सेप्टिक टैंक का जो सॉलिड वेस्ट होता है, दैट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जस्ट यू आपको सोचना चाहिए, आप सोचिए कभी कि हर विलेज में इतने घर होते हैं, हर शहरों में इतने घर होते हैं, सभी में सेप्टिक टैंक होता है, तो वो वेस्ट जाता कहाँ है, जो सॉलिड वेस्ट कहाँ पर डिस्पोजल किया जाता है? क्या इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही डिस्पोजल किया जाता है, या बिना ट्रीटमेंट के ही इसको डिस्पोजल कर दिया जाता है? तो generally this is the big challenge in India, the waste of the septic tank, because it's generate the nitrate concentration in our atmosphere, in our environment, not only effect on our groundwater quality as well as its effect on our surface water quality also. ये स्लाइड शो कर रही है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द नाइट्रेट इन द एनवायरनमेंट। वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस स्लाइड, दैट इज द वन ऑफ द नेचुरल सोर्स। कि किसी पर्टिकुलर एरिया में नेचुरल सोर्स इसी तरह के नाइट्रोजन रॉक्स पाई जाती है, या इस तरह की चट्टाने ग्राउंड में है, तो ड्यूरिंग द विदरिंग रिएक्शन वो ग्राउंड वाटर में परकोलेट होके आ जाती हैं। दे इंक्रीज द नाइट्रेट कंसंट्रेशन इन आवर ग्राउंड वाटर सोर्सेज। दूसरा है तो है मेन मेड सोर्सेज, वी ऑलरेडी डिस्कस डोमेस्टिक वेस्ट, लीचिंग ऑफ द सेफ्टी टैंक ऑफ द सीवेज, रन ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। These are the man-made sources that is affecting our groundwater quality as well as our surface water quality.
यदि हम इनके स्टैंडर्ड की बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जो कि इंडिया के अंदर है, उसके अनुसार 45 मिलीग्राम पर लीटर इज द मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट। पहले उसका 45 से 100 मिलीग्राम पर लीटर हुआ करता था स्टैंडर्ड, लेकिन उन्होंने BIS ने 10,500 2012 के अंदर स्टैंडर्ड्स की वैल्यू चेंज कर दी। उसके अनुसार केवल 45 मिलीग्राम पर लीटर इज द ओवर डिजायरेबल एंड परमिसिबल लिमिट। ओके, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द नाइट्रेट इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज द 45 मिलीग्राम पर लीटर। 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा यदि फ्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है ड्रिंकिंग वाटर में, तो उससे क्या होगा, मेथेनोग्लोबिनिया हो जाएगा। मेथेनोग्लोबिनिया को दूसरी भाषा में हम ये कहते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज हो जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में सिम्टम्स ये होता है कि माउथ, हैंड्स एंड स्किन, जो हैंड्स के आसपास की स्किन होती है वो क्या होता है, ब्लू होने लग जाती है। ठीक है, फर्स्ट केस ऑफ द मेथेनोग्लोबिनिया का USA में 1945 में रिपोर्ट किया गया। नाइट्रेट की अधिक कंसंट्रेशन जो होती है दैट इज वेरी टॉक्सिक। जब ये स्टोमक में जाती है तो नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। नाइट्राइट ब्लड में क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड के अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ वो कंबाइन हो जाता है। तो वो क्या बना लेता है, कंपाउंड मेथेनोग्लोबिन बना लेता है, जो कि क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी को होता है वो उसको रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है। इस कारण से क्या होता है कि ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाती है। डिफरेंट पार्ट्स तक नहीं पहुंचने के फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चों की क्या होता है, जो स्किन होती है वो ब्लू हो जाती है। सो दिस डिजीज इज कॉल्ड एज ए ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ब्लू बेबी सिंड्रोम केवल बच्चों में ही क्यों होता है, बड़े लोगों में क्यों नहीं होता है? द डिजीज इज अकर्स ओनली इन इन्फेंट, व्हाई? तो इन्फेंट्स में क्या होता है, स्पेशली वही सस्पेक्टेड होते हैं ड्यू टू रीजन ऑफ द हाई नाइट्रेट कंसंट्रेशन, क्योंकि जो इन्फेंट का जो स्टोमक जूस होता है दैट इज द वेरी लेस एसिडिक। इस कारण से क्या होता है, नाइट्रेट रिड्यूसिंग जो बैक्टीरिया है ना, के डेवलपमेंट के लिए वो बहुत सुटेबल एटमॉस्फेयर होता है। जबकि एडल्ट्स में क्या होता है, जो स्टोमक का जो एसिड होता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो दैट इज द रीजन जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जो नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो वहां पर ग्रो नहीं कर पाता है। दैट इज द रीजन ये बीमारी केवल इन्फेंट्स में ही होती है। Other effect of the excess nitrogen in the aquatic environment, that आर्सेनिक एक वेल नोन कार्सिनोजन है। ये दुनिया के मोस्ट हेजार्डियस केमिकल्स में से एक है। यदि आर्सेनिक एनवायरनमेंट में इनऑर्गेनिक व ऑर्गेनिक दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है, और यदि हम इनकी टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक फॉर्म, जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है वह ज्यादा टॉक्सिक है कंपेयर टू दी ऑर्गेनिक फॉर्म के। और आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी उसकी ऑक्सीजन स्टेज या फॉर्म पर भी निर्भर करती है। यदि क्योंकि आर्सेनिक के डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, जैसे -3, +3, +5, -3। -3 is oxidation stage is rarely found, but different oxidation stage में ये पाया जाता है। तो टॉक्सिसिटी भी इनकी उसी प्रकार से अलग अलग होती है। यदि हम आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेज के हिसाब से बात करते हैं तो आर्सेनिक +3, जिसे कि हम आर्सेनाइड भी कहते हैं, इज मोर टॉक्सिक देन दी आर्सेनिक 5, जिसे कि हम आर्सेनेट कहते हैं। आर्सेनिक 5 से ज्यादा टॉक्सिक होता है। एंड इसके अलावा आर्सेनिक इज मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, और आर्सेनिक नेचर में करीब 200 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा 60% इज द आर्सेनेट्स फॉर्म इन आवर एनवायरनमेंट।
global scenario of arsenic contamination affected countries. आर्सेनिक का मुख्य सोर्स क्या है? दैट इज द जियोलॉजी. इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटी है, स्मलेटनिंग है, एग्रीकल्चर सोर्स, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर. दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द आर्सेनिक इन आवर एनवायरनमेंट. विश्व के तकरीबन 38 जो देश है दैट इज इफेक्टेड ड्यू टू रीजन ऑफ द आर्सेनिक कंटामिनेशन, जो कि स्लाइड में शो कर रहे हैं. अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, इजिप्ट, फिनलैंड, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, यूएसए, वियतनाम, ताइवान, श्रीलंका, इंडिया, चाइना, चिली, कनाडा, कंबोडिया, ईरान. ये कई तकरीबन 38 देश है जो कि आर्सेनिक की समस्या से ग्रसित है. ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक कंटामिनेशन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आर्सेनिक इज ए टॉक्सिक एलिमेंट एंड द कार्सिनोजन. एंड IARC की ग्रुप 1 क्लास के अंदर इसको कार्सिनोजन, आर्सेनिक को कार्सिनोजन रखा गया है. और यदि आर्सेनिक कंटामिनेशन के कारण विश्व के तकरीबन 150 मिलियन से भी अधिक लोग प्रभावित है. जो इसके जो मेजर रीजन, जो इफेक्टेड रीजन्स हैं, वो हैं डेल्टाज एंड रिवर बेसिन्स. जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टाज एंड रिवर बेसिन का मैं एग्जांपल देता हूँ. बंगाल डेल्टा that is available in our India and the Bangladesh, that is affected due to region of the arsenic contamination. And ब्राजील के पोराइबा डोसुल डेल्टा इफेक्टेड है. इसके अलावा कंबोडिया में मेकांग डेल्टा, हंगरी में डेन्यूब रिवर बेसिन इफेक्टेड है. इसके अलावा बेल्जियम में जेन रिवर बेसिन इज द इफेक्टेड. तो इस प्रकार के जो आर्सेनिक कंटामिनेशन की या आर्सेनिक की हाई कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम्स है, वो नियर बाय द डेल्टाज और द रिवर बेसिन्स के आसपास ही पाई गई है. दिस स्लाइड इज शोइंग द आर्सेनिक कंटामिनेशन इन इंडिया. जो रेड मार्क दे रखा है वो एरिया है कि जहां पर कि 50 ppb आर्सेनिक कंसंट्रेशन से अबव कंसंट्रेशन पाई गई है. भारत में सर्वप्रथम 1978 में ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की हाई कंसंट्रेशन वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट करी गई. और 1983 में आर्सेनिक पॉइजनिंग के कारण आर्सिनोसिस या स्किन डिजीज का मामला सबसे पहले सामने आया वेस्ट बंगाल में. आर्सेनिक के कंटामिनेशन जो कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में डिटेक्ट किया गया, लेकिन वहां पर डिफरेंट कंसंट्रेशन पाई गई. जैसे कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान एंड भारत में ये देखा गया है कि ये ट्रेंड देखा गया है कि गंगा व ब्रह्मपुत्र रिवर्स का जो फ्लड प्लेन एरिया है, जो फ्लड प्लेन एरिया, दैट इज द इफेक्टेड ड्यू टू रीजन ऑफ द आर्सेनिक कंटामिनेशन इन और ग्राउंड वाटर सोर्सेज. यदि गैंगटिक रिवर बेसिन और डेल्टा सेडिमेंट में आर्सेनिक की ज्यादा कंसंट्रेशन का मुख्य स्रोत जनरली जो साइंटिस्टों ने कुछ कंक्लूजन निकाला, दैट इज द हिमालय माउंटेन्स एंड शिवाले प्लेट्यूज हैं. इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया में राजमहल बेसिन इज दी हाई आर्सेनिक, जहाँ के गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, वहां पर भी आर्सेनिक की कंसंट्रेशन पाई गई. पूर्वी भारत में बिहार में जहाँ की माइका बेल्ट है, वहां पर कंसंट्रेशन आर्सेनिक की पाई गई. सेंट्रल इंडिया में जो विंध्याचल रेंज है, वहां पे पायराइट बियरिंग रीजन है, वहां पर भी आर्सेनिक की कंसंट्रेशन पाई गई. So these are the some areas showing the arsenic contamination in over India. This slide is showing the arsenic standard in drinking water and country affected by the arsenic contamination and the maximum permissible limit for the drinking purpose. यदि हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जो कि 10,500 2012 में दिया गया था, 10 microgram per liter is the acceptable limit and the 50 microgram per liter is the permissible limit in the absence of the alternate source in our drinking water.
दिस इज द गिवन बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यदि हम इसी प्रकार से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात करते हैं, उनके ड्रिंकिंग वाटर गाइडलाइन की, दैट इज द 10 ppb, ये या 10 माइक्रोग्राम पर लीटर इज द लिमिट परमिसिबल। इनिशियली जो WHO में क्या था, आर्सेनिक की लिमिट 200 ppb सेट करी गई थी इन 1958 के अंदर, लेकिन उनके इफेक्ट, हेल्थ इफेक्ट और R&D रिसर्च के बाद उन्होंने 1963 में इसको 200 ppb से घटाकर 50 ppb कर दी। लेकिन फर्दर सम रिसर्च के पश्चात उन्होंने 1993 में इसको 50 ppb से घटा कर 10 ppb कर दी। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चाइना, चिली, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान ने अपनी अपनी इनकी जो भी ड्रिंकिंग वाटर एजेंसी है उन्होंने अपना स्टैंडर्ड दिया है। दैट इज शोइंग दिस स्लाइड। 5 से 10 साल तक हाई कंसंट्रेशन ऑफ द आर्सेनिक का यदि हम इनटेक करते हैं तो क्या होता है, थ्रू दे, चाहे वो फूड के थ्रू हो, फूड आइटम्स के थ्रू हो या वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू हो, यदि हम इनटेक करते हैं तो आर्सेनोसिस बीमारी से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं। आर्सेनोसिस बीमारी में क्या होता है, ये जनरली जहाँ डेल्टाज है या उसके अलोंग जो रिवर बेसिन्स हैं वहाँ पर इस तरह की डिजीज पाई गई है, जिसका कि एग्जांपल हमने पहले ही बताया, बांग्लादेश एरिया और जो वेस्ट बंगाल एरिया, दैट इज आल्सो अफेक्टेड ड्यू टू रीजन ऑफ द आर्सेनिक कंटामिनेशन। अभी रिसेंटली ई वेग की स्टडी, ई वेग जो स्विट्जरलैंड में इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान का भी जो इंडस बेसिन का जो नियर बाई एरिया है, बेसिन के नियर बाई बेसिन एरिया है, दैट इज आल्सो सफरिंग ड्यू टू रीजन ऑफ द आर्सेनोसिस और आर्सेनिक कंटामिनेशन। और इसकी वजह से क्या होता है, आर्सेनोसिस बीमारी हो जाती है, इसके अलावा हाइपरकेरोटिसिस हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाता है, इसके अलावा इंटरनल कैंसर जैसे कि ब्लड, किडनी और लंग्स कैंसर इसकी हाई कंसंट्रेशन की वजह से हो जाता है। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजन, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर कई तरीकों से, कई कारणों से प्रदूषित हो रहा है, चाहे वो नेचुरल रीजन हो, चाहे उनका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के कारण हो रहा हो, चाहे डोमेस्टिक एक्टिविटीज के कारण होता हो। लेकिन एक और फैक्टर है, दैट इज द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण भी जल प्रदूषित हो रहा है या वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण ग्राउंड वाटर व सरफेस वाटर क्वालिटी डिटोरेट होती है। आपको इस स्लाइड में शो कर रहा होगा कि बड़ी बड़ी फिशेज आपको शो कर रही हैं, बट दीज फिशेज आर डेड फिश। अब ये सारी फिशेज मर कैसे गई है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जो कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी कह सकते हैं या इकोलॉजिकल डिजास्टर इन इंडिया। वर्ष 2018 में पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक शुगर मिल द्वारा शुगर मिल का वेस्ट, जो कि मोलेसेस के फॉर्म में था, वो व्यास रिवर के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मोलेसेस के कारण व्यास नदी की एक्वाटिक लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई। मोलेसेस एक ब्लैक कलर का विस्कस बाय प्रोडक्ट है जो कि शुगर मिल द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तथा यह ऑर्गेनिक तथा न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है, तथा दिस इज यूज्ड, मोलेसिस इज यूज्ड फॉर द अल्कोहल प्रोडक्शन आल्सो। इस मोलेसिस में ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होने के कारण से इसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा थी। इस कारण से व्यास नदी का ऑक्सीजन लेवल, जो कि हम दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन, 0 के आसपास पहुंच गया था। इस कारण से वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो मछलियां थी वो मर गई। इसके अलावा इस मोलेसिस का प्रभाव फिरोजपुर जिले के हरिक हेडवर्क के पास सरहिंद जो फीडर है, केनाल है, वह राजस्थान फीडर केनाल तक इसका इफेक्ट पहुंच गया। the water change in their color, it's change in a bluish light color.
मोलस्कस के कारण व्यास रिवर का कलर लाइट ब्राउनिश कलर का हो गया। तो इस हाई कलर वाटर के कारण प्लैंकटॉन्स का प्रोडक्शन बंद हो गया तथा इसके अलावा वाटर बॉडीज में डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई। इन दोनों कारणों की वजह से व्यास रिवर के जो एक्वेटिक सिस्टम है जिनके लिए कि हमारे को डिसॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो उन फिशेस को और उनको नहीं मिल पाई, इसी कारण से वहां पर फिशेस की डेथ हुई या फिश किलिंग हुआ। एंड इसके अलावा व्यास नदी का पानी मोलस्कस के कारण जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, सस्पेंडेड मैटर थे, इसी कारण से वहां की टर्बिडिटी बहुत हाई कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो गई। इस रीजन के कारण हाई टर्बिडिटी के कारण जो कि सनलाइट होती है जो कि पानी के अंदर पटे नहीं हो सकी, फलस्वरूप पे एक्वाटिक जो सिस्टम है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होने के कारण डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में बहुत कमी आई, and that is the one of the reason for the decrease of the dissolved oxygen in the over Vyas river aquatic system. तीसरा है कि मोलस्कस जो कि हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रखता है जिसमें कि ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है, क्योंकि डेट इज द रीजन ऑफ द डिस्टिलरी स्पेंट वॉशिंग के फलस्वरूप जितना भी मोलस्कस आया जिसमें कि हाई बीओडी है, तो ड्यूरिंग द रिवर सिस्टम में जितना भी डिसॉल्व ऑक्सीजन है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए यूज में आ गया, डेट इज द वन ऑफ द रीजन वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई। एंड इसी कारण से वहां पर फिशेज जो एक्वाटिक सिस्टम है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट है, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। वाटर क्वालिटी डिटोरेशन ड्यू टू द लैंडफिल साइट्स। Solid waste management is a big challenge in especially in the developing country जहां पर की पॉपुलेशन ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। यदि इंडिया में सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है या सॉलिड वेस्ट जो लैंडफिल साइट्स है वो दो तरह की हैं, एक तो इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट एंड सेकंड इज नॉन इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स, जहां पर भी जो भी सिटीज या विलेज सिटीज का जो सॉलिड वेस्ट होता है वहां पर ही इन सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है। जैसे दिस पिक्चर इज शोइंग द लैंडफिल साइट ऑफ द गाजीपुर लैंडफिल साइट एट द न्यू दिल्ली। इस लैंडफिल साइट पे क्या होता है, जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट होता है वो हम डंप करते जाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्योंकि लैंडफिल साइट में कई प्रकार के टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, कई प्रकार के सॉलिड वेस्ट में टॉक्सिक मेटल एंड केटायंस एनायंस या बैक्टीरियल कंटामिनेशन के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हाट्स हैपन के ये एक लीचेट के फॉर्म में फ्लो करते हैं। अब लीचेट के रूप में आएंगे जिसमें कि लीचेट का यदि हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो its characteristics is showing the BOD around the 19,000. The slide is also showing COD 27,200. And so this is the very high BOD, and COD contents, and also that's contain the heavy metals. तो क्या हो गया कि लीचेट के फॉर्म में वो आएगा या ड्रेन के रूप में फ्लो करेगा, तो वो ग्राउंड वाटर के नियर बाई जो लैंडफिल साइट की जो नियर बाई ग्राउंड वाटर क्वालिटी है उसको डिटोरेट करेगा। और इन केस दैट लीचेट इज कन्फ्लुएंस इन ओवर वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक या केनाल, तो उसकी वाटर क्वालिटी को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। दिस इज द ड्यू टू द रीजन ऑफ द लीचेट्स। इसके अलावा लैंडफिल साइट से जो गैसेस जो निकल रही हैं वो भी पर्यावरण को प्रभावित करेगी। तो मेन इज द प्रॉब्लम इज कि जो भी इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट भी हैं तो उनको भी प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग व ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्पेशली इन केस ऑफ द लैंडफिल साइट्स। These are the some groundwater reason of the groundwater quality deterioration, that is the landfill site is also one of the reason. यूट्रोपिकेशन, हम इसको ऑलरेडी पहले ही प्रीवियस स्लाइड में हम नाइट्रोजन वाली स्लाइड में हम डिस्कशन कर चुके हैं।
लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन हम यूट्रोफिकेशन की को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। दैट इज द यूट्रोफिकेशन इज द enrichment of the water by nutrient salts like नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जिसे कि हमने एनपीके कहा है। तो दिस इज द एनरिचमेंट इन द ओवर वाटर बॉडीज। इसके फलस्वरूप क्या होगा, जब ये न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन किसी वाटर बॉडीज में यदि इंक्रीज होती है तो ड्यू टू दिस रीजन एल्गी प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन ओवर वाटर बॉडीज। इसके अलावा डिटोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी आल्सो अकर्स। व्हाई द डिटोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी अकर्स? Because due to reason of the NPK, the bacterial decomposition will be started, and due to the bacterial decomposition start means decrease level of oxygen is occurs, मतलब कि dissolved oxygen की concentration कम होने लग जाती है। तो यूट्रोपिकेशन के मेन रीजन यही है कि हम अनकंट्रोल रूप से पार्शली ट्रीटेड या partially treated या directly discharge करते हैं without treatment of the domestic waste in our water bodies. Otherwise during the rainy season agriculture run off of the fertilizer and the pesticide या some industrial activities का जो waste होता है we are discharging in our water body. These are the major reason for the eutrophication in our environment. Persistent organic pollutants, that is called POPs. These are the organic toxic pollutant जो कि highly toxic chemicals हैं। Estimated around 400 million tons are producing annually worldwide. प्रोड्यूस होता करीब 400 मिलियन टन्स प्रत्येक वर्ष से प्रोड्यूस हो रहा है। एंड these are the very toxic for the environment and also the human health. And what is the POPs? They are the aldrin, chloroaldrin, DDTA, dieldrin, dioxin, furans, and PCBs and toxaphene. These are the some name of the POPs. And यदि ये इनका प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, दीज आर दी ड्यू टू रीजन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण ये एनवायरनमेंट में फैल रहे हैं, एनवायरनमेंट में इनकी कंसंट्रेशन पाई गई। एंड दीज आर दी व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज पॉप्स आर द विंड एंड द वाटर। ये पॉप्स जनरली हेल्थ पे, मानव हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे और वाइल्ड लाइफ की हेल्थ पे बहुत प्रभाव डालते हैं। और इसका मेन रीजन ये है कि ये पोल्यूटेंट्स पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं और ये लंबे समय रहता है, बायो इनका डिग्रेडेशन बहुत स्लो है, इस कारण से लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं। और यही कारण है कि ये फूड चेन के माध्यम से एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस फोटो इज शोइंग द पॉप्स इज कम थ्रू द फिशेज, स्मॉल फिश से बिग फिश से बिग, तो बायो दैट इज द वन ऑफ द रीजन का ये यदि हम इस तरह की फिशेस को यूज में करेंगे तो ये एक स्पीसीज से ह्यूमन बॉडी में भी ट्रांसफर होंगे। दीज आर दी सम रीजन एंड these are the POPs are very harmful for our human health and also in a wildlife and other animals health. Water analysis technique and the instruments. Each parameter-wise water analysis techniques varies. If we are analyzing atomic absorption spectrophotometer, gas chromatograph, and mass spectrometry, total organic carbon analyzer, just we call as UV visible spectrophotometer. This is auto titrator. Generally carbonate, bicarbonate, that is some different technology for the analysis. Generally हम schools educations में भी हमने देखा graduation bottle top dispensers. The bottle top dispenser provide the outstanding best practices for maintaining the water quality. We need simple, low cost, and full to all the participants who attend this training program. सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने की वाटर क्वालिटी
पे जो व्याख्यान था उसको ध्यान से सुना और आपको भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस तरह से वाटर क्वालिटी पे जो ये लेक्चर हुआ वो अपने स्टूडेंट्स जो भी आपकी स्कूल्स वगैरह में हैं आप उनको आप इसके बारे में वाटर क्वालिटी व्हाट इज द पोल्यूटेंट्स ड्यू टू रीजन ऑफ द वाटर क्वालिटी इज डिटोरेट एंड व्हाट इज द टेक्निक लेटेस्ट टेक्निक्स इज यूजिंग फॉर वाटर एनालिसिस इनके बारे में सभी को आप ज्ञान देंगे आप आपका ज्ञान को विस्तृत करेंगे मैं यही आशा करता हूँ धन्यवाद